हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप मेरी ये छोटी सी प्रयास आपके प्रिपरेशन में, क्लास 10 की प्रिपरेशन में बहुत मददगार साबित होगी। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेट्स। विगत 50 सालों में, गत 50 साल में जब से हमने आजादी पाई है, हम अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रहे हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, या इंडस्ट्री सेक्टर हो, या टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में हमने काफी सराहनीय काम किया है। इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। हमने अपना प्रोग्रेस तो किया ही है, साथ साथ में हमने कुछ विश्व में भी योगदान दिया है, ताकि विश्व भी आर्थिक तरक्की कर सके, सामाजिक तरक्की कर सके। क्योंकि हम विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में, यानी कि पूरा विश्व हमारा भाई है। इसलिए हम अपना तो विकास करते ही हैं, साथ में दूसरे देशों का भी खासा ध्यान रखते हैं, ताकि वो भी विकास की ट्रेन में चढ़ सके। आगे आइए। अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भारत देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लाइंग इंटरलिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हम पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर मैं आपको पूरा पृथ्वी की अगर ग्लोब दिखाऊं, तो दिस इज द ग्लोब, है ना। अगर इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांटे, एक लाइन ऐसे खींच दिया वर्टिकल, और एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल खींच दिया, तो आपने क्या देखा कि जैसे ही मैंने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींची, इसने पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में, चार हिस्सों में बांट दिया। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ। तो इन चार हिस्सों को आप देखो, जैसे कि अर्थ एक क्या है, ग्लोब है, ग्लोब एक स्फीयर टाइप का है, तो मैं सिर्फ एक साइड आपको दिखा पा रहा हूँ। ये पीछे से भी यही कहानी होगी, अगर हम ग्लोब को ऐसे करेंगे तो पीछे भी यही रीजन होगा। तो आप देखो ध्यान से, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है जी। और इस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है। ये जो लाइन है, इस इक्वेटर को लैटिट्यूड भी बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ठीक है। तो आप देखोगे कि ये हमारा जो जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो देश भारत है, वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आप देख सकते हो यहाँ हमारा इंडिया है, और ये पूरा का पूरा कहाँ पे लाई कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, ठीक है जी। तो अगर हम इंडिया की एक्सटेंट के बारे में बात करें, तो इंडिया की एक्सटेंट लगभग हमारे देश में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगर इंडिया की मैं बात करूं, ये वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है और ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है। और ये नॉर्दर्न मोस्ट है और ये सदर्न मोस्ट है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इट एक्सटेंड बिटवीन द 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके लगभग ये वाला जो एक्सटेंस है, नॉर्थ से साउथ वाला जो एक्सटेंस है, लगभग 8 डिग्री 37 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। ये जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंस है, लगभग 68 से लेकर 97 डिग्री तक फैला हुआ है। इस तरीके से हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है हमारे देश का। आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, हमारे देश को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ द बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली।
जैसे मैं आपको इस ग्लोब में दिखाऊं तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने कितना देखा था, 27 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। तो आप देखो ये 30 डिग्री वाला लाइन है, इससे जस्ट कभी नीचे होगा, है ना। तो आप देखो ये जो लाइन जाती है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लगभग हमारे देश को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, हमारे देश को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। हम इंडिया के जो ईस्ट साइड वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं अरेबियन सी, और ये वाला जो रीजन है बे ऑफ बंगाल, और दिस इज द इंडियन ओशियन, दिस इज द इंडियन ओशियन। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि हमारा देश तीन तरीके से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो, उसको हम लोग पेनिनसुला कहेंगे। तो इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशियन। और यहाँ पर देखो इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, यहाँ पे लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया एंड यूनियन इंडिया पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी। उस सुनामी ने लगभग 20 साउदर्न सदर्न ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्री को इफेक्ट करा था। चाहे फिलीपींस की बात करें, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, इंडिया की बात करें, हर एक देशों को लगभग इसने तबाह कर दिया था। तो उसी सुनामी के दौरान हमारा जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये कंप्लीटली पानी के अंदर डूब गया था, कंप्लीटली मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सोच सकते हो कितना इंटेंसिटी का सुनामी आया होगा। सुनामी होता क्या पता है आपको, जब भी समंदर में अर्थक्वेक आता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, समंदर की पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, वही आगे चल चल के धीरे करके बहुत सारा हाइट अटेन कर लेता है, बहुत ऊंचा हाइट अटेन कर लेता है, उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ठीक है। तो 2004 में एक बहुत भयंकर सुनामी आया था, जिसमें हमारे देश के साथ साथ बहुत सारे देशों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। साइज की बात करें इंडिया की, द लैंड एंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो टोटल लैंड का एरिया है, लैंड का एरिया मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, अगर हम पूरा एरिया निकालेंगे तो ये लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर द अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। यानी कि अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो पूरे विश्व का एरिया अगर 100% मान लिया जाए, तो उस 100% में से हमारे भारत का जो एरिया है लगभग 2.5% के बराबर है। अगर दिस इज द टोटल लैंड एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल जोग्राफिकल एरिया, तो उसमें से 2.5% हमारे इंडिया का एरिया है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी भारत देश है जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। हमारी जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर है, और हम अपनी लैंड बाउंड्री लगभग 7 देशों के साथ शेयर करते हैं, 7 देशों के साथ शेयर करते हैं। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7516.6 किलोमीटर। अगर मैं अपने कोस्ट लाइन की बात करूं, अगर हम अपने देश की कोस्ट लाइन की बात करें, लगभग ये 7516 किलोमीटर में फैला हुआ है। कोस्ट लाइन मतलब वैसा रीजन जो समंदर से टच में है। ठीक है। तो ये लेंथ जो है पूरा का पूरा 7516 किलोमीटर, लगभग आप देख सकते हो कि 15,200 किलोमीटर हमारी लैंड बाउंड्री है, और उसका जस्ट आधा हमारी सी बाउंड्री है। जैसा कि मैं आपको यहाँ ग्लोब में दिखाता हूँ, मैप में, आप मैप में चीजों को देखो, बढ़िया से समझोगे। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से। अब देखो, इंडिया ये है हमारा देश इंडिया, यहाँ से इंडिया की सी बाउंड्री स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ जाके खत्म होती है। तो यहाँ लगभग आपका देखो गुजरात है,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लगभग इतने राज्यों से के साथ हमारी सी बाउंड्री है, समंदर की सीमाएं टच करती है। और दिस इज आवर लैंड बाउंड्री, और ये हमारा क्या है, लैंड बाउंड्री। तो लगभग हमारी लैंड बाउंड्री आप देख रहे होंगे कि सी बाउंड्री तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन फिर भी ये 7500 किलोमीटर है। और ये लैंड बाउंड्री तो इतना भी है, लेकिन फिर भी ये कितना है, 1500 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर। बात ही समझ में। लैंड बाउंड्री में हम लगभग इधर 7 देशों के साथ टच करते हैं, और सी बाउंड्री हमारी जो है ये भी लगभग 7, आई होप, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लगभग 7 से लेके 9 राज्यों को ये टच करती है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाई द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ। हमारे देश के नॉर्थ में, हमारे देश के नॉर्थ में कौन है, यंग फोल्ड माउंटेन, जिसका नाम हिमालय है। नॉर्थ एंड नॉर्थ इज साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। यानी कि अगर हम अपने मैप को देखें ध्यान से, आप मैप को देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा। देखिए, this is the northern boundary of India, this is the southern boundary of India, okay। तो आप नॉर्थ में देखोगे ना, यहाँ से लगभग यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लगभग मेघालय तक ये हिमालय है, ठीक है। तो 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री लैटिट्यूड से आगे जाकर ये लगभग टेपर करने लगता है। देखो ध्यान से, इधर ये ज्यादा ही कुछ ज्यादा झुक जाता है, इधर आकर लगभग यहाँ गारो खासी जयंतिया हिल्स तक आ जाता है। Extend toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of the Bengal in the east। जैसा कि हमने देखा अभी मैप में कि अरेबियन सी हमारे देश के वेस्ट में लाई करता है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में लाई करता है। Note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। अब जैसा कि आपने देखा क्या कि हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था लगभग ये वाला 68 से लेके 97 डिग्री तक, ठीक है। दिस इज द 8 डिग्री से लेके लगभग 37 डिग्री तक। तो इट इज ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंस इज 30 डिग्री एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री। तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं इस चीज को कितने मतलब कितना बढ़िया है। लगभग ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, वो लगभग बराबर है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। और आप इस फिगर में देखो, आपको हमने देख लिया कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो लगभग सेम है, बट जैसे आप फिगर में ऑब्जर्व करोगे ना तो जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ना और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से काफी छोटा दिखने को मिलेगा आपको, है ना, काफी अमेजिंग बात। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है ना लगभग 3100 किलोमीटर के बराबर है। लगभग ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंस है ना वो 2933 किलोमीटर के बराबर है। देख सकते हैं देयर इज नॉट मच डिफरेंस, काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिगर में देखने से कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है ना। आगे आइए। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree and 30 minute east, passing through the Mirzapur, is taken as a standard time for the whole country. मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलो यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे गुजरात है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से। अगर आप गुजरात से चलना स्टार्ट करोगे, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैग है लगभग 2 घंटे का है। 2 घंटे ऑलमोस्ट हाफ एंड 1.5 आवर कह सकते हो। तो अगर यहाँ पर सन, इसका मतलब ये हुआ कि सूरज यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे पहले निकल जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द गुजरात। यानी कि अगर यहाँ पे 5 बजे सन निकल रहा है तो गुजरात में लगभग 7 बजे के करीब सन निकलेगा। तो लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के टाइम जोन में। और एक मस्त बात क्या है कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ टाइम है जिसके हिसाब से पूरे देश का टाइम को, पूरे देश की टाइम को हम निर्धारित करते हैं,
वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री आप देखोगे यहाँ से 60 से लेके, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ये लगभग मिर्जापुर के पास से पास करता है। मिर्जापुर एक जगह का नाम है, यूपी में है। तो 82 डिग्री एंड 82 एंड 30 मिनट्स, ठीक है, ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड मिर्जापुर से पास करता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ आवर कंट्री। इसी के हिसाब से हम अपने देश के टाइम को क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हमारा जो इंडिया है वो लगभग सेंटर में लाई करता है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया को, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे भारत के जो ईस्ट साइड में उसको बोलेंगे ईस्ट एशिया, जो ईस्ट साइड में उसको बोलेंगे वेस्ट एशिया। एंड यू कैन सी दिस होल पर्पल कलर इज एशिया, है ना, ये पूरा का पूरा पर्पल कलर, बैगनी कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, एशिया है। तो ऑलमोस्ट यू कैन सी हम सेंटर में लाई करते हैं, एशिया के कहाँ लाई करते हैं भाई, सेंटर में, ठीक है। इंडिया इज अ साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्री। और सेंटर में, एशिया के सेंटर में तो लाई करते हैं ईस्ट साउथ एशिया के, बट एशिया में हम कहाँ लाई करते हैं, साउथ वर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। जैसा कि आपने ऊपर देखा ग्लोब में, लगभग हम एशिया के सबसे नीचे लाई है ना। The trans-Indian Ocean route which connect the country of Europe in the west and the country of the East Asia, यानी कि पुराने जमानों से, है ना, लगभग बहुत समय पहले से आपको पता होगा कि जब अंग्रेज नहीं भी आए थे तो हमारा देश क्या था, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रदान करता था, एक रूट प्रदान करता था, ताकि ट्रेड वगैरह ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया में क्या हो सके, है ना। और ये वेस्ट एशिया तक ही नहीं रुकता था, ये ट्रेड यूरोप तक पहुंचता था, है ना। तो जस्ट यू कैन इमेजिन हमारी इतिहास कितने ग्लोरीफाई है ना। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish a close contact with the East Asia। और डक्कन पेनिनसुला मैं आपको बता दूं कि डक्कन पेनिनसुला क्या है कि ये हमारे इंडिया का मैप है ग्लोब पे। तो ये जो सदर्न वाला है ना रीजन, सदर्न वाला जिसको साउथ इंडिया आप कहते हो, दिस इज द डक्कन पेनिनसुला। इसको क्या कहते हैं हम, डक्कन पेनिनसुला, ठीक है। दक्कन का पठार जिसको आपने हिंदी में सुना होगा, ये जो बना हुआ है केवल ज्यादातर पत्थर से बना हुआ है, पत्थर, वो भी कैसा पत्थर, जो वोल्केनिक इरप्शन से बाहर निकले थे उनसे बना हुआ है ये पूरा रीजन, ठीक है। तो आप देखो पूरा डक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है भाई, जो 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ है, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड, इसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो डक्कन पेनिनसुला आपने देखा क्या कि 3 तरीके से सी रूट से एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, इसीलिए वेल कनेक्टिविटी हम लैंड रूट से तो प्रोवाइड ही करा रहे हैं रास्ता, और साथ साथ सी रूट से भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे देश में 2 तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रखा है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। हम अफ्रीका से भी कनेक्टेड हैं, यूरोप से भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज इंडीड। जैसा कि आपने देखा ऊपर कि लगभग हमारा जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बाउंड्री है 7516 किलोमीटर के करीब है। तो अगर इंडियन ओशन की बात करें तो हमारे मतलब कोई ऐसा देश नहीं है कि जो इतना लंबा समुद्र की सीमाएं बनाता है, ठीक है। इट इज इंडियन इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। और इतनी लंबी बाउंड्री इंडियन ओशियन के साथ बनाने के कारण, आइए एक बात समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इस पूरे को इंडियन ओशियन कहते हैं। तो इंडियन ओशियन का ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसका नाम अरेबियन सी पड़ गया है और इसका नाम बे ऑफ बंगाल पड़ गया है। यानी कि है तो ये इंडियन ओशियन का हिस्सा ना। तो यानी कि इसी के कारण आप देख सकते हो कि हमारा जो भारत देश है लगभग ये 7516 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री बनाता है किसके साथ, इंडियन ओशियन को के साथ। इसीलिए
इस जो ओशियन है इसका नाम हमने अपने देश के ऊपर रख दिया, दैट इज इंडियन ओशियन। ऐसा कोई देश नहीं जो इसके साथ इतनी लंबी रेखाएं शेयर करता हो, दैट्स वाई इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ गया। और आज के समय में तो इस इंडियन ओशियन को चाइना कंट्रोल में करना चाहता है। आपको पता होगा बहुत जगह से इसने चाइना ने क्या कर रखा है, चोक पॉइंट बना रखा है, बहुत सारे पोर्ट्स अपने डेवलप कर रहे हैं इस इंडियन ओशियन में, ताकि इंडियन ओशियन को कंट्रोल में किया जा सके। क्योंकि इंडिया ओशियन हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना सारा सी रूट प्रोवाइड कराता है ताकि हम दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान कर सके। दैट्स वाई चाइना इज हैविंग अ क्लोज आई ऑन दिस इंडियन ओशियन। तो जस्ट यू कैन सी स्ट्रेटजिक पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही है, कनेक्टिविटी पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप देख सकते हो कि आगे आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इस ओशियन को लेके हमारी चाइना से भी लड़ाई हो जाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869, स्वेज कैनाल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप देखो पहले इस फिगर को देखो। ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीका क्या है कि आपके पास ग्लोब होना चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए, ठीक है। तब ज्योग्राफी को आप मैप के थ्रू बढ़िया से समझोगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो स्वेज कैनाल, ठीक है भाई, इजिप्ट के पास। यहाँ पर अभी फिलहाल में आपने न्यूज में देखा होगा ना कि यहाँ पर बहुत बड़ी बोट फंस गई थी, इवरग्रीन बोट का नाम था, कितने दिनों तक फंसी रही, लंबी लाइन यहाँ बोट की लग गई यहाँ पे, है ना। तो दिस इज द स्वेज कैनाल, इसको साफ कर देता हूँ। तो स्वेज कैनाल पहले क्या था कि अगर हमें यूरोप में जाना होता था तो हम इंडिया से ऐसे निकलते थे, अफ्रीका में यहाँ पर आते थे, दिस इज द केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते थे, चाय पानी पीते थे, फिर यहाँ से चलते थे, फिर ये यूरोप में यहाँ पहुंचते थे। ओके, तो देखो कितना लंबा टाइम लग गया। वास्को डिगामा भी जब आया था ना इसी रूट से आया था, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप। लेकिन 1869 में यहाँ पर दो लैंडेड मास को काट के इजिप्ट के पास काटा गया लैंड मास को, और यहाँ से एक रूट प्रदान किया गया ताकि डायरेक्ट हम यहाँ से निकले और यूरोप में यहाँ पहुंच जाए। यानी कि इसके कारण क्या हुआ कि पहले जितना भी डिस्टेंस था लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी इस रूट के आने से कम हो गई, टाइम भी कम हुआ, डिस्टेंस भी कम हुआ। यानी कि अगर हमें ईस्ट एशिया से यूरोप में जाना हो, वेस्ट एशिया में जाना हो, कोई सामान पहुंचाना हो, तो इजिली सोचो कितना डिस्टेंस कम हो गया। पहले हम इस रूट से यहाँ से ऐसे जाते थे, अब डायरेक्टली आप यहाँ आओ, इंडियन ओशियन में आओ, यहाँ से स्वेज नहर को पार, गल्फ ऑफ एडन स्वेज नहर को पार करते हो यूरोप में पहुंच जाओ। सो यू कैन इमेजिन कि कितना डिस्टेंस लगभग स्वेज नहर के आने के बाद से कम हुआ है। 7,000 किलोमीटर की दूरी माय डियर फ्रेंड्स, 7,000 छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं होती है, 7,000, ठीक है। सेवन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इस डायग्राम में देखा रखा है, रशिया, इट इज ऑलमोस्ट एरिया 17.09 स्क्वायर किलोमीटर, कनाडा 9.98 सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, यूएसए इधर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, चाइना इधर फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, उसके बाद ब्राजील पांचवें स्थान पे, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो एक अपने आप में कंटिनेंट है, कंट्री भी है, और सातवें पे इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, और हम पूरे विश्व का 2.5% लगभग एरिया शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, है ना, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड